और अपनी कविताओं का पाठ करें। दलित लेखक संघ का आभार कविता के लिए, और कविताओं के साथ नहीं, कविता के साथ, क्योंकि एक ही सुनानी है तो जी जी। तो कविता का शीर्षक है सभ्यता का कवच। सभ्यता के दूसरे छोर पर अपने पैरों से एक गोरा दबाए बैठा है एक अश्वेत की गर्दन। सभ्यता के दूसरे छोर पर अपने पैरों से एक गोरा दबाए बैठा है एक अश्वेत की गर्दन, और वह अश्वेत चिल्ला रहा है आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। सभ्यता के इस छोर पर जन्मना स्वघोषित श्रेष्ठ कुछ इस तरह से बुने बैठे हैं माया जाल, जिसमें फंसा है अधिकतर का गला। बोला भी नहीं जाता उनसे, बोले तो सुने नहीं जाते किसी से, बस गूंज रहा है गान अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सभ्यता के ऊपरी सिरे पर पूंजीपति करता है अट्ठहास, नीचे सिर्फ गूंज रहा है मजदूरों का मौन पदचाप। पिसता है उनका शरीर, निचुड़ती है आत्मा, उससे टपकता है अमृत, पर नीचे को नहीं सीधे ऊपर को पहुंचता है पूंजीपति के कंठ में। पूंजीपति डकारता है और दोहराता है कर्मफल, कर्मफल। सभ्यता के भीतरी हिस्सों में पुरुष सिर्फ पुरुष है, पर स्त्री है सेकेंड सेक्स। सभ्यता के भीतरी हिस्सों में पुरुष सिर्फ पुरुष है और स्त्री है सेकेंड सेक्स, बाकी है थर्ड जेंडर। यह क्रम ही इस भीतर का बाहर भी है। यहाँ एक चौथा भी है जो वैसे तो कहलाता ईश्वर है, पर वह है पुरुष ही और कहता है सब मैंने बनाया है, सब मैंने बनाया है। सभ्यता के कई हिस्सों में है गहन अंधकार, वहाँ अभी नहीं पहुँची है कोई रोशनी। उन अंधेरों से निरंतर आती है चीत्कार, जिसे सुने जाने की है दरकार, पर अभी सब मुंह फेरे खड़े हैं उससे। वह चित्कार भेद ना दे सभ्यता का कवच, वह चित्कार भेद ना दे सभ्यता का कवच। आओ इसीलिए सब मिलकर गाओ ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और इसी के साथ मैं प्रदीप कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविताओं के साथ, कविता के साथ आएँ। प्रदीप सर 2 मिनट रुक जाइएगा, एक बार स्वागत हो जाए, फिर उसके बाद आप अपनी कविताओं का पाठ कीजिएगा। जी प्रदीप सर आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद अंतिमा जी। और आपने कविताओं का जिक्र किया था तो मैं 2 कविता सुनाऊंगा। तो जी जी ठीक है, लेकिन मैं पहले से तैयार होकर आया था तो मैंने कहा कि 2 सुनाई देता हूँ। छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है पुल, ब्रिज। पुल पुल जो बने हुए हैं हमारे और तुम्हारे बीचों बीच,
जो बांटते हैं गांव और शहर को, कच्ची और पक्की ईंटों के मकान को। गुजर जाती है जहां से ट्रेन, हड़हड़ाते, कपकपाते, थरथराते, नींद में भी जो घिसटती रहती है पूरी रात करवट बदलते। कोई ट्रेन नहीं रुकती वहाँ दिन में, कोई ट्रेन नहीं रुकती वहाँ दिन में। रात को ढोती है जो बेगारों को, ताकि सुंदर बन सके वह सड़क जो कहीं भी नहीं जुड़ती शहर के बाहर। पुल जिसे थामे बैठा है गांव अपने दोनों हाथों से, ताकि मिट्टी में न मिल जाए वह ऊंचाई। वह ढोता है उनका मलमूत्र, उनका कचरा, वज्र पदार्थ उनका, बावजूद इसके सहमा सहमा ही है वह कि कहीं विध्वंसकारी बुलडोजर टूट न पड़े उनके सपनों पर। उनका मानना है कि ये जो उग आए हैं कुकुरमुत्ते की तरह, हमारी सीमाओं में उखाड़ फेंका जाना चाहिए उन्हें, उखाड़ फेंका जाना चाहिए उन्हें, कि दौड़ सके तेज रफ्तार में नए भारत में विकास की नई बुलेट ट्रेन। इससे पहले कि खरपतवारों को लेकर कोई विमर्श शुरू हो, इससे पहले कि खरपतवारों को लेकर कोई विमर्श शुरू हो, उलझा दो उन्हें उस कीर्तन में जहां रोटी से बड़ा दिखे राम और दर्द से बड़ा दिखे देश। पुल बनना जरूरी है, पुल बनना जरूरी है, पुल बनाने की कोशिशें जारी हैं, किंतु हर बार वह टूटता है, किंतु हर बार वह टूटता है जब मिल नहीं पाते उसके पाए एक दूसरे से, जब मिलते हैं हम और तुम बेमन से, जब मिलते हैं हम और तुम बेमन से, तब भी टूट रहा होता है कोई पुल। और तब भी जब बन नहीं पाती कोई सहमति, राजनीतिक गलियारों की गर्मागर्म बहसों में सीढ़ियां उठ रही हैं धरती का सीना चीरकर, समूचे आकाश को अपनी बाहों में भरने को आतुर सीढ़ियां उठ रही हैं। जैसे हरी भरी क्यारियों से पौधे उठते हैं छूने को आसमां, एक एक कर उठ रही हैं सीढ़ियां पायों के सहारे, गढ़ने को नया इतिहास, रचने को नया इतिहास। और एक दूसरी कविता, शीर्षक है नए हथियार नया अध्याय। तरीका बदल गया है भाई, तरीका बदल गया है भाई, बहेलिए की जाल का, बंदूक की नाल का, शिकारी के भाल का, हत्यारे की चाल का, मछुआरे की दाल का, मठाधीशों की ताल का, पेड़ों की छाल का। तरीका बदल गया है भाई। एकाएक नहीं बदली है चीजें, एकाएक नहीं बदली है चीजें, बदली है ये हर क्षण, दिन महीने साल दर साल। तुम समझो न समझो, तुम बोलो न बोलो, मुंह खोलो न खोलो, उन्हें तोलो न तोलो। बदला है निजाम, बदली है तुम्हारी किस्मत, बदल रहे हैं सवाल हर घड़ी, हर पल, हर कतरा, हर हाल। अब पेड़ नहीं काटे जा रहे, अब पेड़ नहीं काटे जा रहे, डाला जा रहा है मट्ठा उनमें, काटी जा रही है जड़ें, खोला जा रहा है जहर फिजा में, और गला घोटा जा रहा है तुम्हारा जिसकी भनक नहीं लग रही तुम्हें। तुम रोजी रोटी की जुगत में गुत्थम गुत्था होकर उलझी हुई भीड़ में आंखें बंद किए बढ़े जा रहे हो, ढकेले जा रहे हो, धकियाए जा रहे हो, हर दिन हर रात एक कदम पीछे, एक कदम पीछे। छद्म शाबाशियाँ, झूठी सहानुभूतियाँ, झूठे वादे, झूठी संगत खोखला कर रही है तुम्हें। आँखों के कोरों में जहाँ दिख रही पनीली आँखें, आँखों के कोरों में जहाँ दिख रही पनीली आँखें, उनमें घृणा की ज्वालामुखी अंदर ही अंदर दहक रही है। समय तेजी से बदल रहा है करवटें, माथे पर तुम्हारे लिखने अध्याय नया। समझो बूझो झकझोरो, तोड़ो अपनी तंद्रा, भोथरे कर दो हथियार उनके, बदल डालो विधान नया, लिख डालो अध्याय नया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। और इसी के साथ सूर्य प्रकाश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता के साथ। सूर्य प्रकाश जी, जी सूर्य प्रकाश जी, अपना जो सम्मान दिया गया है उसे जरूर पहने।
मंच को प्रणाम, आप लोगों की सादर उपस्थिति को प्रणाम। मैं इतनी गंभीर और गहन कविता लिखने का आदी नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं वही सुनाऊंगा जो मैं लिख लेता हूँ। आइए 4 लाइनों से शुरू करता हूँ, बाकी आप यात्रा कराएंगे। है मुहब्बत बताना नहीं जानता, और नजर भी मिलाना नहीं जानता। आप अगर आ वा करना जानते हैं तो ठीक से कर सकते हैं, मेरी ओर से ये पूरी छूट है आपको। है मुहब्बत बताना नहीं जानता, और नजर भी मिलाना नहीं जानता। हूँ मैं लड़का आवारा देहाती, मगर मैं किसी को रिझाना नहीं जानता। मुझसे इजहार जाने क्यों होता नहीं, है जहाँ से या है आपसे मुझको डर। मुझसे इजहार जाने क्यों होता नहीं, है जहाँ से या है आपसे मुझको डर। लोग कहते हैं तो बात कर तो ज़रा, पर मैं बातें बनाना नहीं जानता। मुझसे इजहार जाने क्यों होता नहीं, है जहाँ से या है आपसे मुझको डर। लोग कहते हैं तो बात कर तो ज़रा, पर मैं बातें बनाना नहीं जानता। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। आइए 4 लाइन और सुनाता हूँ। उम्र ने जिंदगी में क्या नहीं बना डाला, उम्र ने जिंदगी में क्या नहीं बना डाला। चांद को मामा से महबूब ही बना डाला, चांद को मामा से महबूब ही बना डाला। चांद को मामा से महबूब ही बना डाला। राह सफर में मिली ठोकरे कई, लेकिन अकड़ ठोकर से आती, ये मैंने अनुभव किया और लोगों से, बादाम से नहीं आती है। इसलिए सुनिए कि राह सफर में मिली ठोकरे कई, लेकिन ठोकरों ने ही गलत से सही बना डाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल रंग घोल दिया। और आपने लिखा था इसे या किसी का? चलिए, इसी के साथ अनुज कुमार को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पे आए। अनुज कुमार। बहुत बहुत आभार अंजुमा मैम। अब सूर्य भाई को सब सुन चुके हैं, तो मुझे कौन सुनेगा? सुनिए, झेलिए। कविता का शीर्षक है भाग्यवाद को नकारा। भाग्यवादी होना मतलब खुद की सक्रियता और चेतना को रौंदना, मानो कोई मुर्दा लेटा हो चिता पर। भाग्यवादी होना मतलब खुद की सक्रियता और चेतना को रौंदना, निष्क्रिय होकर पड़े रहना, मानो कोई मुर्दा लेटा हो चिता पर। ईश्वर कौन है मैं नहीं जानता, ना जानने की इच्छा। गर कुछ है तो वो मेरे भीतर, जो गिरने नहीं देता आखिरी सांस तक। बस इतनी सी बात। गर कोई आया मेरे सामने ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर,
स्वयं को उसका रिश्तेदार घोषित कर धर्म के पाखंड का सहारा लेकर मानव जाति में स्वयं को श्रेष्ठ बतलाकर तो लेकर आना मुझसे कुछ अलग, तो लेकर आना मुझसे कुछ अलग। 4 आंखें 6 हाथ और खून यदि होगा हरा तो बेहतर, तो लेकर आना मुझसे कुछ अलग। 4 आंखें 6 हाथ और यदि खून होगा हरा तो बेहतर। गर तुम दिखने में मेरे जैसे हुए, गर तुम हुए दिखने में मेरे जैसे, फिर क्यों तुम समाज के सिंहासन पर बैठने को आतुर। रच दिया तुमने ऐसी मानसिकता को जहां तुम्हारे पाखंड का बोलबाला। हाथ जोड़े खड़े तुम्हारे सम्मुख हर इंसान भोला भाला। मुझे मिली नई जिंदगी, मुझे मिली नई जिंदगी। मैं नकारता हूँ तुम्हारी श्रेष्ठता को, मैं नकारता हूँ तुम्हारी श्रेष्ठता को, तुम्हारे मिथ्याभिमान को और तुम्हारे ईश्वर को। सारा खेल तुम्हारा रचा, मैं प्यादा और तुम महाराजा। उखाड़ फेंकूंगा तुम्हारे सिंहासन को और ले आऊंगा तुम्हें जमीन पर। उखाड़ फेंकूंगा तुम्हारे सिंहासन को और ले आऊंगा तुम्हें जमीन पर। गर बदल सको खुद को तो हम साथ में खड़े रहेंगे, गर बदल सको खुद को तो हम साथ में खड़े रहेंगे और चलेंगे एक दूजे संग कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों में हाथ थाम कर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुज। इसके साथ ही विवेकानंद जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए अपनी कविता। नहीं है राजू, राजू ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए गज़ल लिखने का आदी हूँ तो 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। ताल्लुक वो मेरे दिल से कभी तोड़ता नहीं, ताल्लुक वो मेरे दिल से कभी तोड़ता नहीं। वो दूर हो चुका है फिर भी छोड़ता नहीं, वो दूर हो चुका है फिर भी छोड़ता नहीं। और ये शेर आप सबकी नज़र कि मजबूरियाँ ही खींच कर लाती हैं शहर तक, मजबूरियाँ ही खींच कर लाती हैं शहर तक, वरना कोई भी मन से गाँव छोड़ता नहीं। बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी गज़ल के 3-4 शेर आपको सुनाकर मैं अपना स्थान लूँगा कि बिना झगड़े के ये बात भी हो सकती है। गांधी शांति प्रतिष्ठान है तो अगर हिंसा में बात ना हो तो ऐसा लगेगा कभी सम्मेलन अपूर्ण रहा। तो बिना झगड़े के ये बात भी हो सकती है। तू जो चाहे तो मुलाकात भी हो सकती है, तू जो चाहे तो मुलाकात भी हो सकती है। और तू जिसे इश्क समझता है रे ओ नादा, तू जिसे इश्क समझता है रे ओ नादा, ये तेरे हाल पे बख्शी हुई खैरात भी हो सकती है, ये तेरे हाल पर बख्शी हुई खैरात भी हो सकती है। और किसी का घर जल रहा है और तू खुश है, किसी का घर जल रहा है और तू खुश है, ये वारदात तेरे साथ भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मीडिया के चरित्र पे 2 लाइन, ये जो अखबारों में खबरें हैं सच मत समझो, ये जो अखबारों में खबरें हैं सच मत समझो, ये दुनिया भर की खुराफात भी हो सकती है। खुदा के वास्ते न तोड़ो आशियाँ दिल का, खुदा के वास्ते न तोड़ो आशियाँ उसका, ये उस शख्स की कायनात भी हो सकती है, ये उस शख्स की कायनात भी हो सकती है। और ये आखिरी शेर, तू ही हर बार जीत जाए ज़रूरी तो नहीं है, तू ही हर बार जीत जाए ज़रूरी तो नहीं है, ये ज़िंदगी है यहाँ मात भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू। और इसी के साथ मैं बलराम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। और 1-2 बार मैंने बलराम का नाम बलदेव कह दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ यहाँ से। तो बलराम आप आए अपने कविता के लिए। सभी को मेरा जय भीम, नमस्ते। मैं कविता सुनाना चाहूँगा मजदूर और मैं। एक मजदूर है जिसको उसकी आधी दिहाड़ी देता है उसका मालिक,
अब वो आधी दिहाड़ी इतनी है कि या तो वो अपना जीवन यापन कर ले, खाना खा ले, या फिर अपनी बीवी का इलाज करा ले, जो मिल रही है उससे आधी। तो सुनिए आप कविता, और कविता के साथ शरीक हो जाइए। तुम जो पूछो तो हम बताए साहब, अपने घर की समस्या समझाए साहब, जानते हैं गरीबी में कोई साथ नहीं, जानते हैं गरीबी में कोई साथ नहीं, अपने घर को छोड़कर यहाँ आए हैं साहब, अपने घर को छोड़कर यहाँ आए हैं साहब। हमने मांगी थी तुमसे दिहाड़ी साहब, हमने मांगी थी तुमसे दिहाड़ी साहब, तुमने आधी ही देकर धमका दिया साहब, तुमने आधी ही देकर धमका दिया साहब। मेरी पत्नी और बच्चे का कर्ज है मुझ पर, मेरी पत्नी और बच्चे का कर्ज है मुझ पर, उसकी रोटी का कर्ज भी चुकाना है साहब, उनकी रोटी का कर्ज भी चुकाना है साहब। अब वो कहता है कि मानता हूँ मैं शिक्षित नहीं हूँ साहब, मानता हूँ मैं शिक्षित नहीं हूँ साहब, फिर भी जानता हूँ पेट की भूख सबसे बड़ी है साहब, फिर भी जानता हूँ मैं पेट की भूख सबसे बड़ी है साहब। अब वो मुझसे मेरी आंखों में आंखें डाल के कहता है, तुम बताओ साहब मैं इन पैसों का क्या करूँ, तुम बताओ साहब मैं इन पैसों का क्या करूँ, भूख मिटाऊँ या फिर अपनी पत्नी की दवा का इंतज़ाम करूँ, भूख मिटाऊँ या फिर अपनी पत्नी की दवा का इंतज़ाम करूँ। और मैं कुछ आपको शेर सुनाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये बंद दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, ये बंद दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, जो जुबान पर हो वो बोल देना चाहिए, जो जुबान पर हो वो बोल देना चाहिए। जुर्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखो, अपने कंधों पर अपने समाज की जिम्मेदारी रखो, जुर्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखो, अपने कंधों पर अपने समाज की जिम्मेदारी रखो। किताबें सिखा रही है सच बोलो, मैं शरीक का चाहूँगा कि आप सब शरीक हो जाए। किताबें सिखा रही है सच बोलो, देश में राजा का हुक्म है मुंह मत खोलो। किताबें सिखा रही है सच बोलो, देश में राजा का हुक्म है मुंह मत खोलो। तानाशाही सरकार चल रही है बरसों से, हम सब पढ़े लिखे हैं, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए सच बोलो। हम सब पढ़े लिखे हैं, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए सच बोलो। जीत जाएंगे हम सब एक दिन यहाँ, ये मेरा अंतिम शेर, और इसमें शरीक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि जीत जाएंगे हम सब एक दिन यहाँ, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच बोलो। मैं अनीता भारती मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद मैम, और दलित साहित्य संघ मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद बलराम। इसी के साथ उत्कर्ष को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता का पाठ करने के लिए आए। उत्कर्ष नहीं है, अशोक, नमस्कार सभी को। बिना औपचारिकता के शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा मैथमेटिक्स वाला आदमी हूँ, तो मेरी कविता मेरे सवाल की तरह 5 या 6 लाइन की होती है, तो मैं समय देख कर सुनाऊँगा 1 मिनट के लिए। कविताएं 5, 7, 10 भी हो सकती हैं। तो पहली कविता शुरू कर रहा हूँ मैं कि मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूँ, मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूँ कि जिसने पत्थर तो नहीं उठाया किंतु खामोश खड़ा रहा। मैं पंक्ति में खड़ा वो नास्तिक हूँ जो शामिल है आडंबरों में रिवाजों के नाम पर। मैं फसाद के विरुद्ध वो सेक्युलर हूँ जो सौहार्द के पक्ष में खड़ा है जातीय दम के साथ। दरअसल मैं भीतर से डरा हुआ वो आदमी हूँ जो विद्रोह किए बगैर क्रांति चाहता है। अगली कविता है, एक प्रेमी कविता सुनाता हूँ
कि मेरी उदास रातों में तुम उगाई हो किसी स्वप्न की तरह, मेरी उदास रातों में तुम उगाई हो किसी स्वप्न की तरह, और तुम्हारा यूं आना इस सदी की भाषा में सबसे बड़ी वर्जना है। मैं तुम्हें साथ लेकर किसी आदिम सभ्यता की ओर लौट जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें साथ लेकर किसी आदिम सभ्यता की ओर लौट जाना चाहता हूँ कि जहाँ सारी भाषाएं, सारी वर्जनाएं, यहाँ तक कि ईश्वर भी अभी गढ़े जाने के क्रम में है। आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा 1 मिनट होने वाला है, कि पंचनामा ना होने पर हत्याएं आत्महत्याओं में नहीं बदल जाएंगी। ये वक्त कर ही लेगा कातिलों की शिनाख्त। जब जिंदा गवाही नहीं देंगे तो लाशें स्वयं गिराएंगी। मिथ्या जयकारों के शोर में सिसकियां बरसेंगी तेजाब बनकर। चुप्पियों की भाषा में भी अब पूछे जाएंगे सवाल। जब दीवारें ऊंची होंगी तो हौसले उड़ान भर लेंगे। अंधेरों से आंख मिलाने चला आएगा जुगनुओं का कारवां। अंधेरों से आंख मिलाने चला आएगा जुगनुओं का कारवां, और हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। अब मशाले जलेंगी भी और राहें दिखेंगी भी, पर पंचों की आग से ठूंठ नहीं होगी किसी भी देश की दे। पर पंचों की आग से ठूंठ नहीं होगी किसी भी देश की दे। ये जड़ें सोख ही लेंगी अपने हिस्से का पानी। कोपलें फिर से फूटेंगी, कोयले फिर से कूकेंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। वैसे कई बार ऐसा हुआ है कि क्लास में साहित्य के विद्यार्थी से ज़्यादा मैथ के विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो आप बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं गौरव भारती को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए अपनी कविता का पाठ करें। गौरव भारती। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा मैं आखिरी आऊँगा। हाँ पता है। एक ही कविता पढ़ूंगा। इसका शीर्षक है नैराश्य। जो मुझे भूल गए मैंने उन्हें भी याद रखा। जो मुझे भूल गए मैंने उन्हें भी याद रखा। जिन्होंने मुझे याद किया उनके लिए दुआएं मांगी। मैंने खूब किया इंतजार शजर की तरह, फिर एक दिन चिड़िया बन उड़ गया। मैं कभी गरजा बादलों की तरह तो कभी बारिश सा बरस पड़ा। कभी थिरका तो खूब थिरका लोक गीतों की धुन पर। कभी रोया तो खूब रोया बंद कमरे की बत्ती बुझाकर। मैं बार बार लौटते रहा अपने गांव। मैं बार बार लौटते रहा अपने गांव। बदलती हवा को सूंघता रहा हर बार। मैं तलाशता रहा पगडंडियाँ, मुझे सड़कें मिली। मैं ढूंढता रहा घर, मुझे दीवारें मिली। मैं चल पड़ा दक्षिण की दिशा में संभावनाएं तलाशते हुए। जहाँ एक नदी थी वहाँ अब रेत है। जहाँ उम्मीद थी वहाँ आपदा है। मैं किस मुंह से देखूं अपना चेहरा आईने में, कि मैं जो हूँ वह मैं नहीं हूँ, कि मैं जो था वह नहीं रहा शेष। मेरा वजूद पड़ा है शमशान में टूटे बिखरे घरे सा। मुझे देखना हो तो कोई गुजरा हुआ गांव देखो। मैं बस भी गया तो कैसे होगा बसर। शिकस्ता कश्ती को अब किस बात का डर। डूबना तय है डूबना, कैसे होगा बसर। दीवारें मुझे पाट देना चाहती हैं। आकाश मुझे निगल जाना चाहता है। हवा दबा देना चाहती है मुझे। आग जला देना चाहती है मुझे। चीखें भर गई हैं मेरे भीतर इस कदर कि मैं खुद को छूता हूँ तो मेरे कान बजने लगते। ओ मेरी पृथ्वी, मुझे अपनी गोद में लो। मैं सोना चाहता हूँ थोड़ी देर, कि जहाँ इंतज़ार है वहाँ सन्नाटा है अब। कि जहाँ आकाश है वहाँ अंधेरा है अब। कि जहाँ मैं हूँ वहाँ कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। और इसी के साथ मैं आखिरी कवि के तौर पे शीलू अनुरागी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए।
शीलू। मैं नया हूँ, अनसुना हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे ध्यान से सुने, वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। हसीन नगरों में जाएं तो जवां चेहरे तो पाएंगे, अगर महलों में जाएं तो वहाँ पहरे तो पाएंगे। और शिकायत यूं न कर माली तू मेरी ज़माने से, बाग में फूल होंगे तो वहाँ भंवरे तो आएंगे। तो अब मैं जो कविता सुनाऊंगा, क्योंकि मैं दलित लेखक संघ में आया हूं और अनीता भारती मैडम हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, साथ ही अंतिमा मैडम हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। और दलितों के लिए समर्पित एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे, मेरा साथ देंगे सुनने में, ताकि मैं कह सकूं बहुत अच्छे से। सदियों के अन्याय की हर एक याद संजोने लगती है, दलितों का दुख लिखता हूं तो कलम भी रोने लगती है। सवा शेर गेहूं की कीमत ऐसी दुआ हो जाती है, शंकर के परिवार सहित पुश्ते बंधुआ हो जाती हैं। घर बार खेत सब डूब गए, कर्ज न लेकिन चुकता है, मूल से पहना ब्याज शूल यूं अनुवांशिक हो चुकता है। कुछ बंधुआ पैदा होते हैं और बंधुआ ही मर जाते हैं, मूल तो ठहरी बात दूर की ब्याज नहीं भर पाते हैं। दैनिकी के कोरे कागज का यूं हृदय भिगोने लगती है, दलितों का दुख लिखता हूं तो कलम भी रोने लगती है। हर खू की कृष्णा की अस्मत शाम हाथ हर जाती है, सुखराज सिंह ठाकुर के लिए तब छूत कहीं मर जाती है। कानून और हिमायती सब हैं ऊंचे घराने के खातिर, इन बेबस बेचारों और दलितों को डराने के खातिर मंगल आवाज उठाने पर लाठियों से कूटा जाता है, उसके बगावत के स्वर को चीखों से लूटा जाता है। ये देख कानून व्यवस्था पर विश्वास को खोने लगती है, दलितों का दुख लिखता हूं तो कलम भी रोने लगती है। दुखिया चमार को खुद को लाचार भी करना पड़ता है, दक्षिणा भी देनी पड़ती है, बेगार भी करना पड़ता है। बेधार कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ते हुए मर जाता है, इस पर भी दुखिया की बेटी का लगन विचरना पाता है। मुर्दा घसीट घासी पंडित गांव के बाहर जा छोड़ा, नोच नोच गिद्धों कुत्तों ने दुखिया में कुछ ना छोड़ा। सुनकर ऐसा हाल दलित का जात को धोने लगती है, दलितों का दुख लिखता हूं तो कलम भी रोने लगती है। यूं ढोंगी पंडित गंगी को शिव शिव करके डांटे है, लेकिन वहशी आंखों से उसकी चमड़ी को चाटे है। ठाकुर के कुएं से पानी की एक बूंद नहीं भर सकती है, मजबूर नीचता से पीड़ित गंगी क्या ही कर सकती है। बीमार पड़ा जो खू अपनी जब प्यास नहीं पी पाता है, लोटे के मैले और गंधेले पानी को ही पी जाता है। जाने कितने अनगिनत प्रश्न बीजों को बोने लगती है, दलितों का दुख लिखता हूं तो कलम भी रोने लगती है। संपत का 500 रुपया कर्जा पत्नी से ना चुक पाता है, ठाकुर का लाल कबूतरी को नंगा कर गांव घुमाता है। संपत जाता पास पुलिस के हक से न्याय को पाने को, एसपी त्यागी बोला चमार की गांड में डंडा चढ़ाने को। बेबस वो खेत में रहता है, वो बेगार हवेली में करती है, पहले ना करने वाली कबूतरी अब आधी घरवाली बनती है। आत्मा वहीं पर मरमर बस सांसों को ढोने लगती है, दलितों का दुख लिखता हूं तो कलम भी रोने लगती है। पूरे घर का सब मैला ढोना पड़ता है, पहली रात नवब्याही को ठाकुर संग सोना पड़ता है। कमला अपने बाबा को खेत में खाना देने जाती है, एक जमींदार द्वारा उसकी तब इज्जत लूटी जाती है। भूख भी उनकी क्या कहिए, जूठन के लिए तरसते हैं, बीट लगी रोटी खा उनके जबड़े नहीं लरचते हैं। दुख इतना कि लिख थक कर उंगलियां भी सोने लगती हैं, दलितों का दुख लिखता हूं तो कलम भी रोने लगती है।